होमोलोगस ऑर्गेन्स एंड होमोलॉजी, ये क्या है, पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो मैंने क्या लिखा है थोड़ा सा उसको पहले लिखकर बता देते हैं, फिर हम समझाते हैं इसको। जैव विकास के दौरान किसी प्रारंभिक जीव से विकसित विभिन्न जीवों के अंगों में समानता देखने को मिलती है जो उनकी एक समान प्रारंभिक उत्पत्ति को प्रमाणित करती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, जीवों के ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति मूलक समानता देखने को मिलती है किंतु कार्यों में विभिन्नता पाई जाती है, समजातता कहलाती है, और ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण में हमने ये 3 दिए हैं। यहाँ पर आप 2 शब्दों को समझिए, पूरी बात को समझ में आ जाएगी। उत्पत्ति मूलक समानता, ठीक है ना, पाई जाती है, और कार्य में विभिन्नता दिखती है। यहाँ पर कार्य है, ठीक है ना, कार्य में विभिन्नता। कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें पहले कह रहे हैं कि हमने कहा कि जैव विकास के दौरान, यानी हमारा एक बहुत सारा प्रक्रिया चला, लाखों करोड़ों वर्ष पहले कुछ और जीव थे, उसके रूप कुछ और थे, और आज उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं, जिसको हम लोग कल पढ़ चुके हैं। लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नौ नैवार्कवाद, फिर नौ डार्विनवाद और उत्परिवर्तन, ठीक है ना। ये सारे सिद्धांत के तहत हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा जो परिवर्तन का काल रहा और ये जो नए नए लक्षण जीवों में आते चले गए और वो वंशगति को प्राप्त किए। वंशगति को कहने का मतलब कि एक जीव में कुछ परिवर्तन हुआ तो फिर दूसरे में आ गया, और ऐसे हमारा जीव का ये संसार विकसित हुआ। तो ये जैव विकास के दौरान जो था, प्रारंभिक जीव में जो विकसित हुए थे, प्रारंभिक जीव का मतलब जो पहले जीव था, ठीक है ना, पहले कोई बंदर या जो भी जीव बने हुए थे, तो विकसित विभिन्न जीवों के अंगों में समानता देखने को मिलती है। यानी कुछ ऐसा अंग है जो पहले किसी जीव में बने थे तो वो समान थे, ठीक है ना, लेकिन एक समान प्रारंभिक उत्पत्ति को प्राप्त करती है। मतलब बहुत सारे जीवों के कुछ अंग को देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर मैंने लिखा कि एक सील नाम का जलीय जीव है, एक मछली की तरह मान लीजिए कि ये सील नाम का एक जलीय जीव है, ठीक है ना। इसमें तैरने के लिए उसको फ्लिपरस होते हैं, एक उसका अंग का नाम है, ठीक है ना। हम लोग का हाथ है, मानव का हाथ है, और ठीक है ना, और घोड़े के अगले पैर है। पहले के दरमियान अगर देखा जाए, अगर हम 3 जीव की चर्चा करें, यानी हम लोग अपना मनुष्य की चर्चा करें और घोड़ा की चर्चा करें और सील नामक ये जो जलीय जीव है, तीनों की चर्चा करें, तो देखेंगे क्या कि ये तीनों जीव का उत्पत्ति जो हो रहा था शुरुआती दौर में, तो इनके 3 अंग जो बने, यानी घोड़ा का अगला पैर, मानव का हाथ, ठीक है ना, और ये सील नामक मछली जो है उसका फ्लिपरस, यानी फ्लिपरस, ये जो अंग तीनों बना, ये तीनों के क्या कह रहा है, जीवों के ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति मूलक समानता देखने को मिलती है। यानी ये तीनों जीव कितने हैं, 3 हैं। जीव अलग अलग है, एक जीव नहीं है, लेकिन ये तीनों जीव के अंग, एक एक अंग को अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये तीनों अंग जो शुरू में उसमें बने होंगे वो एक जैसे रहे होंगे, लेकिन आज परिवर्तन होते होते, यानी जैव विकासवाद के विभिन्न चरण गुजरने के बाद इसके कार्य में विभिन्नता पाई जाती है। मतलब अब इनके काम अलग अलग हो गए, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और डिटेल आप समझिए, क्योंकि मनुष्य भी पहले चौपाया था, बंदर सदृश था, तो चौपाया था तो ऐसे चलता था। तो ये अगला जो हाथ है वो पहले क्या था, पैर था उसका, ठीक है ना। घोड़ा का जो अगला पैर है वो फिर हम ही लोग की तरह उसका अगला पैर है, और उसी तरह से सील नाम के जीव जो है, जो हम आप नहीं देखे हैं, लेकिन उसको भी ऐसे ही इमेजिन कर लीजिए कि वो उसका फ्लिपर्स भी वैसे ही है। यानी शुरुआती दौर में मनुष्य का ये अगला, आज जो हमारा हाथ है वो अगला पैर था पहले के ज़माने में,
घोड़ा का अगला पैर है आज का, और फ्लिपर्स ये जीव का है। ये तीनों का उत्पत्ति जो देखा जाता है, इसके जो प्रमाण जीवाश्मिक मिले हैं उसके आधार पर देखा जाता है कि वो आदि काल में यानी परिवर्तन के प्रारंभिक काल में यानी उत्पत्ति जब इस जीव की हो रही थी तो उस समय में ये तीनों जीवों में एक जैसे ही अंग थे। अंग एक ही जैसे थे। ये हमारा पैर था, घोड़ा का पैर और फ्लिपर्स, ये तीनों एक जैसे थे, यानी उत्पत्ति एक जैसी हुई थी। लेकिन आज वैसी नहीं है। आज क्या हो गई है, इनके कार्य में विभिन्नता आ गई है, यानी अलग अलग काम है। हमारा हाथ अलग काम का आता है, अब वो पैर के रूप में नहीं रहा, ठीक है ना। अब हमारा हाथ रह गया हम लोग को अपने कामों के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए, जबकि हमारे जैसे काम अगला पैर से घोड़ा से नहीं कर सकता है, उससे आज भी वो चलने का काम करता है। यानी घोड़ा में, सील में और मानव में तीनों अंग जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये तीनों अंग यानी अगला पैर घोड़ा का, हमारा हाथ और इसका सील का फ्लिपर्स, ये तीनों शुरुआती दौर में चलने के ही काम आते थे, ठीक है ना। लेकिन आज के दरमियान मानव का हाथ चलने का काम नहीं आता है, घोड़ा का अगला पैर जो है क्या करता है, वो चलने के काम आता है, और फ्लिपर्स पानी में तैरने के काम आता है। यानी ये तीनों की उत्पत्ति एक जैसी हुई, यानी उत्पन्न हुआ प्रारंभिक काल में एक जैसे ये तीनों, लेकिन आज तीनों के कार्य अलग अलग हैं, एक जैसा तो नहीं है। यानी इसमें परिवर्तन हो गया कार्य में। तो समजात अंग उसको कहेंगे कि समजात यानी एक जाति के हो, यानी उत्पत्ति के हिसाब से वो एक समान हो, किंतु आज वो कार्य के अनुसार एक जैसा नहीं देखते हैं, यानी काम उनके अलग अलग हो गए। यही बात यहाँ कह रहा है कि जीवों के ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति मूलक समानता देखने को मिलती है। समानता मतलब एक जैसा, यानी उत्पत्ति जो हुआ था उस समय ऐसा लगता है कि ये तीनों एक जैसे उत्पन्न हुए थे तीनों जीव में, या बहुत सारे जीवों में, माने हम 3 पर उदाहरण दे रहे हैं इसलिए हम 3 पर बोल रहे हैं, ठीक है। किंतु कार्यों में विभिन्नता पाई जाती है, कार्य अलग अलग है सबके। तो ये जो गुण है, ऐसी ये जो बात है, ये प्रक्रिया है, इसको हम लोग समजातता कहते हैं, होमोलोगस कहते हैं। और ऐसे अंग जो हैं, जैसे हमारा ये जलीय जीव का क्या हुआ फ्लिपर्स, मानव का हाथ और घोड़ा का अगला पैर, ये सब अंग जो है वो क्या अंग कहलाएंगे, समजात अंग क्या कहलाएंगे, होमोलोगस ऑर्गेन्स कहलाएंगे, ठीक है ना, ये समजात अंग। तो इस चीज़ को आप समझ गए अच्छी तरह से, ठीक है ना। ये सारे के प्रमाण भी मिले हैं, यानी विज्ञान जो भी बातें कहती है ये जीवाश्मिक प्रमाण के आधार पर कहती है, बहुत सारे भी इसके साक्ष्य पाए जाते हैं। साक्ष्य यानी सबूत। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं हम लोग, समरूप अंग तथा समरूपता। यहाँ देखिए समजात अंग है और यहाँ समरूप अंग है। समरूप अंग, सम मतलब एक जैसा, अरूप मतलब उसका देखने में, यानी जिसके रूप एक जैसा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम एक ये त्रिभुज बना दिए और एक बड़ा त्रिभुज बना दिए, ये छोटा आकार में है ये बड़ा आकार में है, लेकिन देखने में तो एक ही है, ठीक है ना। अगर हमने ये छोटा त्रिभुज बना दिया, वृत्त बना दिया और बड़ा वृत्त बना दिया, तो ये बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त दोनों एक ही में है। जब हम मैथमेटिक्स में आप लोग को ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे समरूपता पर भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। समरूप आकृतियाँ भी ऐसे हम लोग बचपन से पढ़ते तो आ ही रहे हैं, ठीक है ना। इस पर बहुत सारे थ्योरी आएंगे। तो ये समरूप का मतलब होता है जिसका रूप आज के डेट में एक जैसा हो, ठीक है ना। इसमें क्या पहले लिखे हैं हम उसको थोड़ा बता देते हैं, फिर इसके हम टॉपिक पर आपको हम बताते हैं, ठीक है। इसके टॉपिक को हम फिर से देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो उद्भव के स्तर पर विविधता किंतु कार्यों में समानता समरूपता कहलाती है, जब से ऐसे अंग समरूप अंग कहलाते हैं। जरा गौर से देखिए, उत्पत्ति तीनों पहले वाला में समजात में उत्पत्ति एक जैसी थी, लेकिन आज कार्य अलग अलग। इसमें क्या है, क्या कह रहा है, उद्भव के स्तर पर, उद्भव मतलब जब विकास हो रहा था तो विविधता थी, यानी पहले ही अलग अलग अंग बने, यानी पहले एक जैसा नहीं बने। और आज जो है उनके काम में एक रूपता मिलती है। 2 टॉपिक को हम लोग जरा गौर से यहाँ पर ध्यान देंगे। उत्पत्ति, ठीक है ना, उत्पत्ति एक शब्द है और एक कार्य है, ठीक है ना। ये 2 टॉपिक के देखेंगे कि किसी अंग की उत्पत्ति जब हो रही थी तो वो एक जैसे थे,
लेकिन आज उनके काम अलग अलग है, तो उसको हम सबजात अंग कहेंगे। और अगर किसी की उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हुई, यानी उत्पत्ति के समय ही वो अंग अलग अलग थे, एक जैसे नहीं थे, ठीक है ना, लेकिन आज के डेट में वो कार्य एक जैसे कर रहे हैं। अलग अलग जीव के अंग अलग अलग उत्पत्ति के क्रम में वो अलग अलग अंग थे, लेकिन आज देखा जाए तो उनका काम एक जैसा है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर अगर देख लेते हैं, अगर ये प्रक्रिया जो है, ये घटना है, इसको हम लोग कहते हैं समरूप अंग, ऐसे अंग को, और ये घटना है वो समरूपता कहलाती है, एनालॉजी कहलाती है। उदाहरण देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर पंख को, एक शब्द है पंख, ये पंख अलग अलग जीवों में अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है ना। आप इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से। हम लोग कीट पतंग को भी उड़ते हुए देखते हैं, कीट पतंग जो होता है छोटा छोटा, उसको भी ऐसे उड़ते हुए देखिएगा, ठीक है ना। पक्षी को भी उड़ते हुए देखते हैं, पक्षी कौवा चील ये सब उड़ रहा है। फिर है ना, गिलहरी को भी उड़ते हुए हम लोग देखे हैं, लेकिन आप इसको समझ नहीं रहे हैं, हम जस्ट समझा रहे हैं। गिलहरी कुछ विशिष्ट प्रजाति की होती है, गिलहरी में भी 2 प्रजाति होती है। गिलहरी को देखिएगा कभी कि आप बहुत ऊंचे से वो कूद जाता है नीचे, वो एक तरह से उड़ता है। देखिए, ये मतलब किसी घर पर बैठकर या किसी जो शिक्षा से संबंधित बातें न समझते हों, अगर वहाँ पर ये बात आप किसी से कहते हैं तो कोई कहेगा कि पागल हो गया है क्या, या इसके टीचर पागल है क्या, गिलहरी उड़ने वाला बता रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। आप पैराशूट उड़ाते हुए देखे होइएगा क्यों, तो पैराशूट से आदमी नीचे, ऊपर से नीचे आ जाता है, लेकिन अगर उसको ये बोलते हैं कभी कि वो उड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो तो उड़ ही रहा है ना, वो हवा में है। उड़ने का मतलब क्या होता है, जो क्या हो, हवा में तैर रहा हो, ठीक है ना। तो उड़ने की तो है, लेकिन उसको पंख है क्या। पैराशूट से जो ऊपर से प्लेन से कूदा, उसके पास हम इंसान जो कूदते हैं, क्या हम लोग के पास पंख है? नहीं। एक पैराशूट वो जो आपने बना रखा है, एक आपने व्यवस्था, वो क्या करता है, हवाओं को काटता है और आपको धीरे धीरे गिरने देता है। नहीं तो एक अचानक गिरिएगा तो फिर क्या करेगा, लोग राम नाम सत कर देगा। तो ये स्थिति है हमारी। तो वो पैराशूट की तरह ही गिलहरी जो होती है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ से भी वो कूद जाती है। और कुछ विशेष प्रकार की गिलहरियाँ जो होती है, उसमें ये उसका जो गर्दन वाला भाग होता है और कमर वाला भाग होता है, उसके बीच का जो भाग होता है ना, वो उसमें हड्डी थोड़ा सा कम और वो मांसल ज़्यादा और एक फूला हुआ क्षेत्र की तरह होता है। वो उसको अगर आप टच कीजिएगा तो बहुत से एकदम गुलदस्ता की तरह लगेगा वो, ठीक है ना, वो गुलदस्ता की तरह लगेगा। एक्चुअली जब ऊपर से वो कूदता है ना, तो वो क्या होता है, ऐसे वो उसका बॉडी बनाया हुआ है, तो वो थोड़ा सा फैल जाता है बैलून की तरह। वो थोड़ा सा फैल कर क्या करेगा, वो अगर मान लीजिए कि वह इतना चौड़ा है, ठीक है ना, उसका शरीर, तो क्या करेगा, वो थोड़ा सा इधर फैल जाएगा, थोड़ा सा इधर फैल जाएगा। वो गिलहरी का वो बीच वाला पोर्शन है, थोड़ा सा वो चिपटा हो जाता है, ठीक है ना। अभी अगर गोला मान लीजिए है तो थोड़ा सा चिपटा हो जाता है, वो फैल जाता है गिलहरी का। अगर मान लीजिए कि अगर हम ये मार्कर है, इसको हम सीधे फेंकेंगे तो जल्दी गिर जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको अगर पतला कर दे, इसको दाब दे और थोड़ा सा इधर निकाल दे, ऐसे कोई ऐसे अगर लगा दे तो क्या होगा, थोड़ा सा हवा रुकावट डालेगा तो इससे धीरे धीरे आएगा ना। तो ये गिलहरी एक्चुअली उड़ती नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा अपने बीच वाले इस ऑर्गन को, अंग को फैला लेती है, गुब्बारा की तरफ फुला लेती है। और उसके फुलाने से क्या होता है कि उसका शरीर जो है वो हवा के से रुकावट पैदा करता है, और जिससे वो धीरे धीरे नीचे गिरती है और तब जाके नीचे वो संभल जाती है। तो गिलहरी को आप अक्सर देखे होंगे कि बहुत ऊंचा से वो कूद जाता है, ऐसा छलांग लगा लेता है ना, देखे हैं कि नहीं देखे हैं। हालांकि अब गिलहरी भी उतनी नहीं रही पहले की इतना। तो ये इसी को गिलहरी का उड़ना कहते हैं। कुछ विशेष प्रकार की गिलहरी है जिसमें ये उड़ने की क्रिया ज़्यादा होती है, और कुछ विशेष प्रकार की है जिसमें कम होती है। जैसे उड़ने वाला सांप भी होता है, लेकिन उसका भी फंक्शन अलग होता है। एक्चुअली वो उड़ता नहीं है पक्षी की तरह, उसका अंग जो होता है ना, वो इलास्टिक की तरह होता है, और वो दोनों मुंह जोड़ लेता है और उसे जो एक एनर्जी मिलती है, उसे कुछ दूर तक कूद जाता है वो। खैर उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, वो एक अलग विषय है। तो आपने देखा कि उड़ने की क्षमता अगर हम जीवों में देखें तो कीट पतंग है, वो यहाँ से एक बार उछाल वहाँ मार के चला जाएगा,
उसका मैंने देखिएगा वो भी उड़ने का काम किया, लेकिन उसका अंग एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। पक्षी की तरह है क्या उसमें? नहीं है। जबकि पक्षी का पंख तो पंख होता है ऐसे फैलने वाला। उसके अलावा गिलहरी का मैंने अभी टोटल बता दिया बातें। और उसके अलावा चमगादड़ का पंख भी आप देखे होइएगा, उसका चमगादड़ बैट जानते हैं ना। तो ये इसका है। अब इसको हम थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तो देखेंगे क्या कि यानी यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे ना कि घोड़े के अगला पैर इस अगर हम लोग का ये हाथ है, इसमें हड्डियाँ हैं और इस तरह से हड्डी निकल मैंने कई गो है, उसी तरह से घोड़े के पैर में भी हड्डियाँ होती है। यानी इसका निर्माण एक जैसा हो रहा था लेकिन काम अलग अलग, लेकिन उसी तरह से इनका निर्माण अलग अलग हुआ है, काम एक जैसा है। कैसे ऐसे समझिए, कीट और पतंग जो उड़ता है यानी उसमें एक उड़ने की थोड़ी सी ये जो एक कुदरत ने बनाया है उछाल मारता जो है, वो एक्चुअली वो शरीर का जो भाग है जिसके वजह से उड़ता है वो एक काइटिन नाम की प्रोटीन का बना हुआ होता है। आपसे कोई क्वेश्चन जीके जीएस में पूछता है, खास करके कंपटीशन में, तो ये पूछा जाता है क्या कि ये हमारा जो बाल है, ठीक है ना, ये बाल क्या चीज़ का बना हुआ है, तो ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसीलिए प्रोटीन युक्त सामान खाने से या प्रोटीन युक्त शैम्पू लगाने से बाल मजबूत होते हैं, ठीक है ना। और एक रीनो जाति है एक हमारा जीव का, रीनो मतलब होता है RIHNO, रीनो। रीनो का मतलब होता है वो क्या कहते हैं, अरे शायद गंडा, ठीक है ना, चिड़ियाघर में जो होता है। और उस गैंडा के नाक पर माने एक नाक होता है, हम लोग का ये जो नाक है ना, वहाँ पर नाक की तरह नहीं होता है, ऐसा सींग निकला हुआ रहता है। उसके जैसे हमारा बैल होता है ना, यहाँ सींग निकला हुआ रहता है, और गैंडा का जो होता है ना सींग है यहाँ निकला हुआ रहता है, एक भैंस की तरह होता है। देखा है गैंडा? अरे रीनो अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में शायद गैंडा ही बोलते हैं उसको, ठीक है ना। भैंस की तरह वो बड़ा जानवर होता है, ठीक है ना। मैंने वही ना होता है, हाँ, उसको हम रीनो बोल रहे हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं, एक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया था कि गैंडा का जो सींग होता है और मनुष्य का जो बाल होता है वो निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है, तो वो भी एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और वो जो होता है ना, वो मिट्टी कोड़ते रहता है, किसी पेड़ को ढाते रहता है, यही सब का उसका काम होता है। वो चिड़ियाघर में पटना में है, और असम में भी काजीरंगा एक अभयारण्य है, वहाँ पे भी गैंडा बहुत पाया जाता है। तो उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि कीट पतंग जिस अंग की वजह से वो उड़ते हैं, ठीक है ना, वह अंग जो है वो एक काइटिन नाम के क्या है, एक प्रोटीन से बना हुआ है। ये एक अलग विशेषता है, लेकिन उड़ने का ही काम उससे भी कर रहा है वो। दूसरा है पक्षी का, जो जितना भी कौवा चील ये सब जो कोयल पक्षी आप देखते हैं उसमें जो पंख होता है ना, वो एक्चुअली पंख में दूसरा कुछ नहीं होता है, वो उसका पंख जो है ना, त्वचा जो है ना उसी का विस्तार हो गया है, यानी उसकी चमड़ी है ना वही फैल गई है ऐसे ऐसे करने के लिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, त्वचा का बाह्य रूपांतरण है, यानी पक्षी का जो पंख है वो त्वचा उसका जो है ना उसका थोड़ा सा बाहर तक विस्तार हो गया है, यानी यह एक तरह का त्वचा है, यह एक तरह का काइटिन नाम का प्रोटीन से बना है। और गिलहरी है, उसमें भी आपने मैंने जो दिखाया वो भी उसका शरीर का ही एक अंग है, त्वचा है जो उसका ढीला ढाला रूप हो गया है, वो एकदम स्पंज की तरह जो उसको फुला लेता है, लगता है कि उसके अंदर हवा वो भर लिया है और फैला लेता है, और जिससे उसको उतरने में सहूलियत होती है। और चमगादड़ का जो पंख होता है जिसके वजह से अगर वो उड़ता है, उसको भी अगर चमगादड़ के पंख को अगर आप तोड़ दीजिएगा तो उसे ब्लड सेल वगैरह निकल जाएंगे, यानी वो त्वचा ही है एक तरह से। अब देखिए, ये त्वचा है, ये भी त्वचा का विस्तार है, ये भी त्वचा का विस्तार है, ये काइटिन नाम का प्रोटीन है, यानी ये अलग अलग एक जैसा अंग नहीं है लेकिन काम एक जैसा है। तो अलग अलग प्रकार के अंग हो लेकिन काम एक जैसा हो, यानी प्रारंभिक काल में उत्पन्न अलग अलग तरीके से ये अंग हुए हैं लेकिन आज वर्तमान में काम एक जैसे कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं समरूप अंग। और इस घटना को हम लोग समरूपता एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी एक रीजनिंग का भी कंपटीशन का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है रीजनिंग का, ठीक है ना, वो कंपटीशन में हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं।
तो अभी आपने देखा कि समजात में उत्पत्ति एक जैसा हुआ था लेकिन कार्य अलग अलग आज कर रहे थे। इसमें उत्पत्ति एक जैसा नहीं लेकिन कार्य एक जैसा। क्लियर ये बात हो गया। अब इसमें आते हैं अवशेषी अंग। बस इसको संक्षेप में हम लोग समझ लेते हैं। अवशेषी अंग, ये सारे टॉपिक से कंपटीशन में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और ये किसी भी कंपटीशन की बुनियाद जो होती है 9th-10th का साइंस होता है और जीके जीएस जो भी बनते हैं यहीं से। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कभी किसी भी कंपटीशन की तरफ जा सकते हैं। मैं अपने लाइफ में यहाँ पर इतने बच्चे को गवर्नमेंट जॉब देने का काम किया, बस बशर्ते यही था कि मैंने 9-10 तक के क्लासेस को इतनी अच्छे से मैंने पढ़ाया था उसके और अपने लाइफ में पढ़ा था, उसी को मैंने बच्चे को ढंग से पढ़ा दिया और उससे कहाँ से कहाँ जहाँ क्वेश्चन बनते हैं यही मैंने उसको बता दिया। ठीक है ना। लास्ट में हम यहाँ पर भी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने बनेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज से। ठीक है ना। अब आइए पहले अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गेन्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पहले क्या लिखे हैं उसको देखिए। जैव विकास के परिणाम स्वरूप जीवों की प्रजातियों में कुछ अंग प्रयोग नहीं होने के कारण निष्प्राय हो जाते हैं, ऐसे अंग ही अवशेषी अंग कहलाते हैं। वर्तमान पृथ्वी पर जीवों के ऐसे अंग जो शरीर में विद्यमान तो है किंतु उपयोगहीन हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। इसका मतलब समझिए, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं, ठीक है ना। उसी तरह से अलग अलग जीवों में अलग अलग अंग हैं। तो अपने शरीर पर, मानव पर उदाहरण हम लोग ले लेते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग आज के डेट में है जिसका कोई काम हम नहीं करते हैं, जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में आज भी विद्यमान है। एक्चुअली ये क्यों ऐसा हुआ, तो इसका रीज़न मैंने पहले पॉइंट में लिखा है कि जब ये जैव विकास का क्रम चल रहा था, ठीक है ना, शुरू में कोई और जीव थे फिर ये थे। मैंने जैव विकास का क्या एक शॉर्ट में मैंने बताया था कि वर्तमान में जो हम जीव देख रहे हैं वो जीव उसी रूप में नहीं थे, पहले वो किसी और रूप में थे। तो फिर आज कैसे वो रूप बदला है, यह एक क्रमिक विकास का परिणाम है। क्रमिक का मतलब एक के बाद एक परिवर्तन होते चला गया और आज यहाँ तक ये सब चीज़ें देखते चले गए हैं। आपके लाइफ में भी बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आप युवावस्था में हैं, खास करके टीनेजर किशोरावस्था में हैं, आपको अभी क्या है, अपने उम्र की नटखलियाँ और बदमाशियाँ ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। आज के डेट में आपको वह लड़का जो भी आपका उम्र है उसमें सबसे ज़्यादा जो आपको आज़ादी देगा, आपको फ्री स्वच्छंद छोड़ देगा, तो आप बहुत खुश रहेंगे वैसे इंसान से। ठीक है ना। खास करके महिला लोगों को इसीलिए कोई पुरुष ज़्यादा पसंद आ जाता है जो उसको खुले आज़ादी दे दे, पाबंदी नहीं दे और खूब खुलकर तारीफ़ करे। बस औरत को तो दो ही काम है, उसको पूरा आज़ादी दे दीजिए। किसी भी लड़की को, औरत को अपने बस में रखना है तो पूरी आज़ादी दे दीजिए, उसको जो मन करे करे और हर काम में उसकी तारीफ़ कीजिए, उसकी सुंदरता की, उसकी हर काम की, वो खुश रहेगी। तो ये अभी आपका ये उम्र है, लेकिन यही उम्र जब आप पार कर लीजिएगा थोड़ा सा ये किशोरावस्था की उम्र को, तो अभी आप जो भी सोच रहे हैं वो सोचते हैं इसीलिए कि हमको जिससे में मन लगे, ये आज आपका गुण है। लेकिन जब 2 साल बीत जाएगा और थोड़ी सी बुद्धि और विकसित हो जाएगी तब के सोचने लगिएगा, आप ही सोचने लगिएगा कि ये सब तो करके हमने देख लिया, अरे सब लोग इंसान ऐसे ही होते हैं, ये काम तो बेकार का है, ऐसे वैसे करते करते तब वहाँ से आने लगिएगा कुछ करो यार, कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है। तब वहाँ से आपकी है तो एक ही इंसान, ठीक है ना, आप इंसान एक ही है, ठीक है ना, लेकिन आपका सोच बदल गया ना। तो स्टेज बाय स्टेज इंसान की सोच बदलती है। इसी तरह से स्टेज बाय स्टेज इस धरती पर जीवों की उत्पत्ति भी विभिन्न प्रकार से होती चली आई, क्योंकि उस जीवों के क्या है, आनुवांशिक लक्षण बदलते चले गए। यानी उस जीवों में जीन स्तर तक, जनन द्रव स्तर तक बहुत सारे परिवर्तन हुए और जिसका परिणाम हुआ कि बदलते चले हैं। एक और उदाहरण से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि अभी आप प्रियांशु बाबू का उदाहरण ले लेते हैं, बड़ा हैंडसम लड़के हैं, ठीक है ना, एक बहुत खूबसूरत लड़की इनकी प्रेमिका है। अब ये क्या करे कि शादी भी उसी से हो जाती है और 2 बजे रात को उठकर कहती है, ये दिल्ली में रह रहे हैं, और कहती है कि डार्लिंग हमको समोसा चाट खाने का मन कर रहा है। तो ये बेचारा कहेगा कि यार तुमको समोसा खाने का मन किया, अरे मन किया, चल मैं अभी खिलाता हूँ। ये उसी वक्त उठेंगे, 4 व्हीलर निकालेंगे और चले जाएंगे रेस्टोरेंट। जो उसकी इच्छाएं रहेगी वो
पूरा करेंगे और खुशी खुशी, अरे इतनी इच्छाएं पूरा करेंगे जिसका कोई हद हिसाब नहीं। मतलब खाली उसको ख्याल आ गया, अरे तेरे को ख्याल आया है, चल मैं भी चलता हूँ। वही औरत जब 70 साल की उम्र में हो जाएगी और वो अगर 2 बजे रात को कहेगी, सुनते हैं आज चाट खाने का मन कर रहा है, तब यही प्रियांशु का जवाब निकलेगा, बुढ़ारी अवस्था में वो 2 बजे रात के चाट खाइए नहीं। लीजिए भाषा बदल गई, क्या कहने लगी, चाट खाएगा, पोता का मुंह देख लिया, इस अवस्था में 2 बजे रात को उठकर इसको चाट खाने का मन कर रहा है। ऐसी अवस्था देखिए, एक चरण के बाद यानी एक समय के बाद एक ही इंसान की एक ही हरकत को वही युवा अवस्था में चाट मांगी थी तो 2 बजे रात को रेस्टोरेंट खुलवा दिए थे आप, ठीक है। और वही इंसान आपका क्या किया, चाट 70 वर्ष की अवस्था में मांग रही है, तो आज आप क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। उस पर कहते हैं चाट खाएगी, बुढ़ा आ गई है, ये सब करेगी। देखिए चरणबद्ध चरण परिवर्तन होते रहते हैं, ये हमारे स्वभाव में परिवर्तन होते हैं। तो इसी तरह से इस धरती पर जीवों के विकास में भी परिवर्तन होते रहे हैं और विभिन्न प्रकार के अंग बनते चले आए। लेकिन जब ये विभिन्न प्रकार के अंग बनते चले आए तो कुछ अंग नए नए बन गए, उस अंग का वो प्रयोग ज़्यादा करना सीख गया मनुष्य ने, और कुछ ऐसे अंग जिसका वो उपयोग करना अब छोड़ दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। उदाहरण के तौर पर आदि काल में, प्राचीन काल में मनुष्य भी एक जानवर के तरह जब था तो वो सेलुलोज को खाता था। सेलुलोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हम रोटी चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना, हमको भोजन का तत्व है, उसी तरह से सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। जैसे गाय भैंस घास वगैरह खाता है ना, तो उससे सेलुलोज मिलता है, और वो सेलुलोज को वह कच्चा जो चीज़ खा लेता है वो भैंस वगैरह सब पचा लेता है। लेकिन वर्तमान समय में सेलुलोज को हम लोग नहीं पचाते हैं। सुनो यहाँ, लेकिन आदि काल में, प्राचीन काल में जब हम भी जंगलों में रहते थे और उसी जानवरों की भांति थे और हम भी कच्चे पदार्थ और सेलुलोज को खाते थे, तो हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में, ठीक है ना, एक आपका क्षुद्र आंत था जिसको आज हम लोग क्षुद्र आंत कहते हैं, अपेंडिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। और उसी में कोई घाव हो जाता है या कुछ भी एक्स्ट्रा अगर अवांछनीय घटना घटती है तो उसी बीमारी को हम लोग अपेंडिक्स रोग कहते हैं। तो ये जो हमारे अंदर है उस समय में क्या करता था, सेलुलोज को पचाने का काम करता था। लेकिन आज हम सेलुलोज नहीं खाते हैं तो वह अंग आज हमारे शरीर में छोटा होते होते अब छोटा सा बच गया है। तो कह रहा है यहाँ पर क्या कि जैव विकास के परिणाम स्वरूप जीवों की प्रजातियों में कुछ अंग प्रयोग नहीं होने के कारण निष्प्राय हो जाते हैं। यानी हमने इस आंत को, यानी हमने जो अभी बताया हमारे पास जो थी, हम मनुष्यों के पास, इसको हमने उपयोग करना छोड़ दिया तो आज क्या हो गया, निष्प्राय हो गए। मतलब वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, खत्म होने के कगार पर हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अंग को ही हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि वर्तमान समय में ऐसे अंग तो हमारे शरीर में हैं ही हैं, लेकिन काम का नहीं है। वही दूसरा पॉइंट है, वर्तमान पृथ्वी पर जीवों के ऐसे अंग जो शरीर में विद्यमान तो हैं किंतु उपयोगहीन है, मतलब बिना काम का है, किसी काम का नहीं है, तो उसी को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इस अवशेषी अंग को भी अच्छी तरह से समझ गए। अब आते हैं इसके उदाहरण को भी देख लेते हैं हम लोग। मानव शरीर के विशिष्ट स्थानों पर पाए जाने वाले बाल। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे बाल हैं जिसका कोई काम मुख्य रूप से शरीर के विकास में या किसी कार्य में नहीं है, हालांकि कुछ स्तर पर उसका कार्य है लेकिन नहीं के बराबर है। यानी हमारे कांख में देखते हैं हम लोग, आर्मपिट में यहाँ पर जो है कांख में बाल है, ये बाल सीने में बाल है, मर्दों के सीने में बहुत सारे बाल है होते हैं खास करके, ठीक है ना। पहले के जीव जो होते थे, आप लोग देखे आदि मानव पिक्चर भी आई है, उस समय देखे होंगे, या मोबाइल पर आप सर्च मारेंगे तो आदि मानव मिलेंगे। उसके पूरे शरीर पर बाल होते थे, यहाँ गाल पर भी बाल होते थे, ये माथा पर भी बाल होते थे, पूरा बाल होते थे। ये थोड़ा खाली बिना बाल वाला होता था खाने के लिए, ठीक है ना, पूरा बाले बाल होता था। लेकिन आज वैसा नहीं है, ठीक है ना। हमारे फिल्म स्टार में भी कुछ हीरो लोग हैं जिसके बाल बहुत है,
मैंने कहीं पर सुना था कि अनिल कपूर के शरीर में बहुत ज़्यादा बाल है, तो शायद है। तो किसी किसी मर्द के सीने में देखिएगा कि पूरा बाल होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा है, कांख में हम लोग बाल देख लेते हैं। उसके अलावा जनन अंग जो हमारा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ पर मर्द और औरत सभी में बाल पाए जाते हैं। ये सब बाल को अवशेषी अंग कहते हैं, जो बिना काम का है हमारे शरीर में आज बने हुए। लेकिन ये पूरा बाल जो शरीर पर था हम लोग का एक ज़माने में, आदि काल में हमारा शरीर पर पूरा बाल था मानव का, लेकिन आज थोड़ा बहुत बच के रह गया है। तो ये अवशेषी अंग है। पहले क्यों था? क्योंकि वो वातावरण में रहते थे, उसको ठंडा से बचाने के लिए वो बाल ही काम आता था। आज तो हम लोग बदल गए, ठीक है ना। हालांकि ये सब बाल जो है ना भी काम का है, ठीक है ना। जैसे कांख में बाल है, जनन अंगों पर बाल है, एक्चुअली ये सब बाल रहकर हमारे वहाँ के तापमान को मेंटेन करने का काम करता है, और त्वचा संबंधी और फंगल इन्फेक्शन होने से यह माने बचाने का काम करता है। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग इतना ना सुंदरता के प्रति आकर्षित हो गए हैं कि हर चीज़ हम लोग को सुंदर लगे, इसलिए अब सुंदरता के ख्याल से हम लोग बाल को इरेज कर देते हैं, साफ़ कर लेते हैं। खास करके मूछे को साफ़ कर देते हैं, ठीक है ना। मूछ को साफ़ कर देते हैं, नाक में बाल है तो उसको साफ़ कर देते हैं। लेकिन एक बात जानते हैं, ये मूछ की बालें जो होती है और नाक की बालें, यहाँ से धूलकण में जो अशुद्धियाँ है या धूलकण या बहुत कचरे या कोई भी चीज़ नाकों के अंदर सांस नली में चले जाए, इसे वो बचाने का काम करते थे। लेकिन चूंकि हम लोग आज ब्यूटी कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं, मतलब सुंदरता के प्रेमी ज़्यादा हो गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सफ़ा पूरा क्लीन, नीट एंड क्लीन। तो खैर ये सब अवशेषी अंग है। दूसरा है कि पूछ दंड। आज भी मनुष्य में, ठीक है ना, गर्भावस्था में बच्चा का जब विकास होता है तो हमारा ये जो रीढ़ की हड्डी जब सर कमर के नीचे तक आ रही है, तो जहाँ लास्ट इंड करता है वहाँ आज भी अपने से टच करिएगा तो एक हड्डी नुकीला टाइप का आपको फीलिंग आएगा, ठीक है ना, कि कमर के नीचे जब टच कीजिएगा तो एक नुकीला हड्डी वहाँ पर ऐसा लगेगा कि यहाँ हार्ड कोई चीज़ है। वो गर्भावस्था में पूँछ की तरह दिखता है, ठीक है ना। जो ये बंदर से यानी पहले के जानवरों से क्या हुआ था, हम लोग का विकास हुआ था, तो उस दरमियान ये हमारा पूँछ था, लेकिन वो पूँछ का छोटा सा भाग अब थोड़ा सा दिखता है। लेकिन जैसे ही जन्म के बाद हम बड़े होने लगते हैं तो बाकी हमारा ये हिप बोन जो बढ़ता है, यानी ये बगल वाला पोर्शन, ये हिप बोन, ये बड़ा जब हो जाता है तो वो पूँछ जो है ना वो ढक जाता है और वो हम लोग को दिखता नहीं है, यानी हम लोग पूँछ विहीन हो गए, यानी बिना पूँछ वाला हो गए, ठीक है ना। लेकिन वो पूछ दंड आज भी मनुष्य में है, ठीक है ना। यह अवशेषी अंग है, बिना काम का है ये पड़ा हुआ। और उसके बाद क्षुद्र आंत, मैंने अभी चर्चा किया था कि प्राचीन काल में जब हम लोग जानवरों के संगत में थे, जानवरों के साथ रहते थे, तो हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत के नीचे बीच में खास करके बड़ी आंत से जुड़ा हुआ एक अंग था, उसको आज के डेट में हम लोग क्षुद्र आंत अपेंडिक्स कहते हैं, और यह अंग जो है सेलुलोज को पचाने का काम करता था, ठीक है ना। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है जो आज हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। आपसे अगर आज कोई पूछे कि सेलुलोज का पाचन क्या मनुष्य का पाचन तंत्र करता है, नहीं, अब नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये क्षुद्र आंत अपेंडिक्स भी हमारा क्या है, एक प्रकार का अवशेषी अंग है। इसी में कभी गलत से अन्न फंस जाता है या इसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, तो ये फट जाते हैं, इसी को हम लोग अपेंडिक्स का फटना बोलते हैं, और एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है। अगला है मानव के आँख में प्यूपिल। यहाँ पर अगर आप आँख देखिएगा तो ये थोड़ा सा देखिएगा तो एक छोटा सा गोला पाया जाता है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। उसी को प्यूपिल कहते हैं, आधा पह प्यूपिल, ठीक है ना। वो आँख में अवशेषी अंग है। एक और शायद इधर होता है निकटेटिंग अंग, अवशेषी अंग। तो ये सब विभिन्न प्रकार के मनुष्य में ऐसे करके लगभग 80 से 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो ये अवशेषी अंग है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये पूरा जैव विकास का परिणाम हुआ। 3 हुआ, समजात अंग तथा समजातता, समरूप अंग तथा समरूपता, और तीसरा है अवशेषी अंग। आई होप आप सभी इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। यहीं पर हम रखते हैं।